नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और रोज की तरह सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। इधर चीन को घेरने निकले पीएम मोदी, उधर जिनपिंग लापता है। पाकिस्तान ने नया हाफिज सईद तैयार कर दिया है। गजब गजब चीजें हो रही हैं, आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। मुनीर का नया प्लान, हाफिज सईद को मरवाने के लिए तैयार कर दिया है नया हाफिज सईद। क्या लापता जिनपिंग, तख्ता पलट की तैयारी या अंदर ही बड़ा खेल कर रहा है चीन? इसका सच क्या, आज आपको यह भी बताऊंगा। राहुल गांधी करते रह गए नरेंद्र सरेंडर, मोदी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान को फिर कैसे ठोक दिया, आज यह भी बताऊंगा। इसके अलावा कावड़ यात्रा के पहले वो चेकिंग कि मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश ओवैसी सब फुल फायर मोड में। भाई कावड़ यात्रा पैंट उतारकर चेकिंग और वो ट्विस्ट, वो खुलासा जो हिलाकर रख देगा। कावड़ यात्रा के रूट में ढाबों में बड़ा गड़बड़ झाला है क्या? नव भारत वो रिपोर्ट लेकर आया है जो आपको पूरा सच बताएगा, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। खड़े खड़े नाचते गाते खेलते जो ये हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये कोविड वैक्सीन की वजह से ही आ रहे हैं क्या? जो नई रिपोर्ट आई है, नई स्टडी की आई है, वो क्या दावा कर रही है, आज आपको बताऊंगा। आपने भी कोविड का वैक्सीन लगवाया है और हार्ट अटैक के वीडियो देखकर घबराए हुए हैं तो ये चैप्टर मिस मत करना भाई। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मोदी सरकार अब मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास को जीएसटी में कटौती करके बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 12% वाले जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर सकती है या 12% वाले आइटम्स को 5% के स्लैब में भी ला सकती है, जिससे टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स जल्द सस्ते हो सकते हैं। पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 6 घंटे तक चली इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि कांग्रेस आरजेडी को केवल सत्ता पाने की लालसा है और बीजेपी सिर्फ राष्ट्र निर्माण के काम में लगी। ओला उबर जैसी राइड अब महंगी होने वाली है, किराया दोगुना हो सकता है। केंद्र सरकार ने पीक आवर्स में किराया बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए को दोगुना कर देने की इजाजत दे दी गई। इससे पहले किराया 1.5 गुना तक बढ़ाने की इजाजत थी। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक दोनों पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों के लिए हाई अलर्ट रहने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा के रूट पर 50,000 से ज्यादा जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। इधर चीन को घेरने निकले पीएम मोदी, उधर जिनपिंग लापता हो गया है। पाकिस्तान ने नया हाफिज सईद तैयार कर दिया है। मुनीर का नया प्लान, हाफिज सईद को मरवाने के लिए क्या नया हाफिज सईद तैयार किया गया है? लापता जिनपिंग, तख्ता पलट की तैयारी या अंदर ही अंदर चीन बड़ा खेल कर रहा है? और मोदी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान को कैसे फिर ठोक दिया है? सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। कल हमने पाठशाला में आपको बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के सबसे लंबे विदेश दौरे पर निकल गए। और यह दौरा ऐसा है जिसमें मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों की घेराबंदी करने का प्लान तैयार करके निकले। लेकिन उधर मोदी विदेश यात्रा पर निकले और इधर पड़ोस में यानी चीन से लेकर पाकिस्तान तक में गजब तूफान आ रखा है। बेशर्म पाकिस्तान का बेशर्म फील्ड मार्शल मुनीर अब अपने घर के अंदर ही खेला करने में लग गया। एक तरफ तो हाफिज सईद को भारत की गोली से बचाने के लिए घोड़े खोल रखे थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब उसने हाफिज सईद का रिप्लेसमेंट तैयार करना शुरू कर दिया। उधर पर्दे के पीछे से चीन अपना खेल कर रहा है। चीन सामने से कुछ बोलता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को आगे करता कि जाओ 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 भिड़ो इंडिया से, और अपना गेम सेट करता है। लेकिन बॉस, चीन में भी अलग लेवल की हलचल है। आज ही यह खबर आ गई कि चीन में शी जिनपिंग कई दिनों से लापता है। क्या चीन में जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है या चीन अंदर ही अंदर कोई खेल कर रहा है? जिनपिंग कहां है भाई? इसका सच क्या है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि चीन में हड़कंप इस बात से भी मचा है कि मोदी जिस विदेश यात्रा पर निकले हैं वो तो चीन की दादागिरी का दी एंड कर देगा। दादागिरी और अकड़ तो ट्रंप तक की भी नहीं चल पा रही। एक टक्कर नरेंद्र मोदी की ट्रंप से भी चल रही है।
क्योंकि ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं और वो भारत का हित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर बात में ट्रंप की मर्जी चलेगी, ऐसा नरेंद्र मोदी के सामने तो ना चलेगा बॉस। ट्रंप की सारी अकड़ कुछ ही दिन में निकलने वाली है। पाकिस्तान, चीन से लेकर अमेरिका तक सबसे मोदी कैसे टकरा रहे हैं और इस टक्कर में हो क्या रहा है, पाकिस्तान कैसे दूसरा हाफिज सईद तैयार कर रहा है, जिनपिंग कहां गायब हैं, आज सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले इस तूफान की एक झलक देखिए। चीन में क्या हलचल मची है, पाकिस्तान कैसे दूसरा हाफिज सईद तैयार कर रहा है, ट्रंप से मोदी कैसे भारत के हितों के लिए लड़ने को तैयार हैं, वो सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जब अपने सबसे लंबे विदेश दौरे पर घाना पहुंचे, जो कि शुरुआत है इस दौरे की, उस घाना में पहुंचने पर क्या हुआ। नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ देर पहले घाना पहुंचे। वो सुबह अपने विदेश दौरे पर दिल्ली से निकले थे और ये विदेश दौरा उनके 11 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा दौरा है, जिसमें वो एक ही बार में 5 देश जाने वाले हैं। ये 5 देश ऐसे हैं जहां से नरेंद्र मोदी चीन को घेरेंगे। और ये देखिए लाइव तस्वीरें घाना से आ रही हैं, वहां भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे हैं। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब से बस थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घाना पहुंचे हैं तो क्या हुआ, और 5 देशों का दौरा है जिसमें पहला स्टॉप अफ्रीका का देश घाना है। पीएम मोदी जब घाना पहुंचे तो प्लेन से उतरते ही एक छोटी सी बच्ची ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें देखिए, बच्ची ने पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता दिया। उसके बाद पीएम मोदी ने कुछ देर उस बच्ची से बातचीत की है, जरा तस्वीरें देखिए। इतना ही नहीं, खुद घाना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। यह मुलाकात काफी आत्मीय दिखी। फिर कुछ एयरपोर्ट पर ही कुछ देर तक दोनों नेताओं ने बातचीत भी की। जो घाना के राष्ट्रपति आए थे उनकी तस्वीरें दिखाइए जरा। और जो राष्ट्रपति आए थे घाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए, वो आप देखिए गुजरात की जो वेशभूषा होती है उस तरह की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई, आप देखिए। तो यह भी बहुत खास तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के प्रति आभार भी जताया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही निर्णायक विदेश दौरा शुरू हो चुका। घाना में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है और यह तस्वीरें चीन को बेचैन कर देंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी घाना जैसे देशों में जाकर चीन की घेराबंदी करने वाले। घाना जैसे अफ्रीकी देश में चीन ने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है। चीन लगातार इन देशों में अपना प्रभाव जमाने में जुटा है, लेकिन भारत ने भी उन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना तेज कर दिया है जिन इलाकों में कभी चीन को खुला मैदान मिला हुआ था। भाई 30 साल से भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना गया ही नहीं। आप देखिए किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री का वहां स्वागत हो रहा है। नरेंद्र मोदी तो घाना पहुंच गए, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां गायब है भाई? लापता जिनपिंग, खबरें चल रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। चीन में शी जिनपिंग के साथ क्या कोई खेल हो गया है, या जिनपिंग अंदर ही अंदर अपना कोई नया खेल कर रहे हैं? इसकी चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है। जिनपिंग के तख्ता पलट की खबरें फिर से उड़ रही हैं। लोग तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि चीन में शी जिनपिंग को साइड लगा दिया गया है। ये खबरें इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि चीन में कई दिनों से कहा जा रहा है कि जिनपिंग न किसी मीटिंग में दिख रहे हैं, न किसी कार्यक्रम में उनका चेहरा चमक रहा है। अगर शी जिनपिंग कोई मीटिंग कर भी रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए, उसकी ज्यादा मीडिया कवरेज तक नहीं हो रही। ऐसा दावा है कि मई और जून के महीने में तो शी जिनपिंग लगभग कई दिन आउट ऑफ एक्शन रहे हैं, दिखे ही नहीं है। ना वो किसी परेड में दिखते हैं,
ना किसी कार्यक्रम में दिखते हैं। चीन के सरकारी अखबारों से भी शी जिनपिंग का चेहरा कई दिनों तक गायब रहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। यहां तक कि चीन में आने वाले विदेशी नेता भी दूसरे नेताओं से मिलकर लौट जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने मुलाकात नहीं की इन नेताओं से, और इसलिए बड़ी खबर उड़ रही है कि जिनपिंग कहां गायब है। हमारे यहां फिल्म आई थी लापता लेडीज, वहां फिल्म बन गई है लापता जिनपिंग। कहां गायब हो गया है जिनपिंग? चीन में शी जिनपिंग का अचानक गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप चीन का ट्रेंड देखेंगे तो अगर वहां कोई बड़ा नेता अचानक से लाइमलाइट से गायब हो जाए तो उसका सीधा मतलब होता है कि अब उस नेता की विदाई का वक्त आ गया है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग के भी सुर्खियों से दूर रहने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। एक थ्योरी चल रही है कि शी जिनपिंग की पावर कम कर दी गई है, शी जिनपिंग को साइडलाइन कर दिया गया है, अब वो सिर्फ नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे। दूसरी थ्योरी यह चल रही है कि शी जिनपिंग का पूरा तख्ता पलट ही होने वाला है, जिनपिंग से उनकी गद्दी पावर सब छीन ली जाएगी। तीसरी थ्योरी यह चल रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो धड़े बट गए हैं और जिनपिंग अंदरूनी संघर्ष में फंस गए। चौथी थ्योरी यह है कि शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी के पीछे चीन का कोई बड़ा खेल है। शी जिनपिंग अंदर ही अंदर कोई नया गेम प्लान बना रहे हैं और अपने गायब होने की खबरें खुद फैलवा रहे हैं। चीन कुछ भी कर सकता है बॉस, लेकिन जिनपिंग का यूं गायब हो जाना सवाल तो खड़े करता है। शी जिनपिंग को लेकर जो कहानियां अभी चल रही हैं उसकी शुरुआत तब हुई जब 4 जून को शी जिनपिंग बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले थे। इस मीटिंग को लेकर बेलारूस की मीडिया ने छापा था कि मीटिंग में शी जिनपिंग काफी थके हुए लग रहे थे, उनका ध्यान भी कहीं और था ऐसा लग रहा था। इतना ही नहीं, यह मीटिंग सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के कंपाउंड में हुई। किसी नेता की स्टेट विजिट को देखते हुए काफी लो प्रोफाइल जगह थी। जबकि बीजिंग में अक्सर कोई विदेशी नेता आता है तो उसे चीन की चमक धमक दिखाई जाती है। बीजिंग में भव्य हॉल में अक्सर ऐसी मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। इस मीटिंग में शी जिनपिंग के साथ बहुत कम लोग थे, ना कोई ट्रांसलेटर था, ना कोई सीनियर अधिकारी दिख रहा था। चीन में शी जिनपिंग की ताकत को कम किया जा रहा है, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही, और ऐसे कई संकेत भी हैं जो इस हवा को और गति दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि शी जिनपिंग का रौला कम हो रहा है या फिर उनका तख्ता पलट तो नहीं होने वाला। पहला संकेत यह है कि शी जिनपिंग की सिक्योरिटी और उनके साथ जो काडर चलता था उसमें 50% की कटौती होने की खबरें। दूसरा संकेत, शी जिनपिंग मई और जून में कई दिनों तक गायब रहे, उसके बाद भी कई अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तीसरा संकेत, शी जिनपिंग की पार्टी और सेना के बड़े पदों पर बड़ी संख्या में शी जिनपिंग के करीबियों को निकाल दिया गया है। चौथा संकेत, जिनपिंग की बीमारी और उम्र से भी चीन की लीडरशिप में बहुत संदेह पैदा हो रहा है और इसी के साथ चीन की वित्तीय हालत बहुत खराब है। सरकार को लेकर पूरे चीन में गुस्सा बढ़ रहा है और जिनपिंग पर विश्वास कम होता जा रहा है। पांचवा संकेत, हाल ही में जब ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल हुई, चीन की स्टेट मीडिया ने बिना किसी टाइटल के शी जिनपिंग का नाम लिया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सवाल यह है कि अगर चीन में शी जिनपिंग का पैकअप होने वाला है तो फिर शी जिनपिंग की जगह कौन लेगा, और चीन में ऐसा कौन है जो जिनपिंग के साथ खेला करेगा। ऐसी खबरें हैं कि जिनपिंग के साथ खेल करने के पीछे चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ है। यह भी चर्चा है कि शी जिनपिंग की जगह वांग यांग ले सकते हैं, जिन्हें हाल में ही कम्युनिस्ट पार्टी में अहम पद दिया गया है। साल 2022 से ही वांग यांग को शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। चीन में वांग यांग को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है जो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है और प्रो मार्केट है, कम विवादित है। आप यह भी देखिए कि चीन के जिस पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को शी जिनपिंग ने बेइज्जत किया था, वो आज जिनपिंग से बदला ले रहे हैं, ऐसी खबरें। आपको साल 2022 का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें साल 2003 से 2013 तक चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हू जिनताओ को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से उठाकर देखिए कैसे बाहर कर दिया गया था। यह आदमी, आप सोचिए, जो पूर्व राष्ट्रपति था उसको शी जिनपिंग की बगल से उठा के लोग ले गए, जैसे कई बार दफ्तर से नहीं निकालते हैं कि बॉस छोड़िए। आप सोचिए, उस बुजुर्ग आदमी को उठा के जबरदस्ती हटा दिया गया। लोग कह रहे हैं यही शी जिनपिंग के साथ तो नहीं होने वाला है। इस बैठक में शी जिनपिंग खुद मौजूद थे और उनके सामने यह सब हुआ। इस बैठक में ही शी जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया था। वीडियो में जिनपिंग के साथ बैठे नेता चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ थे। हू जिनताओ को जब बाहर ले जाया जा रहा था तब उनके राष्ट्रपति जिनपिंग के पास रुककर कुछ कहते हुए वो दिखे थे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सिर हिलाते हुए कुछ कहा। इस वीडियो में दिखता है कि हू जिनताओ एक समय बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब इस वीडियो को शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत का एक नमूना माना गया था। यह सब जिनपिंग के इशारे पर हुआ था। आमतौर पर चीन में ऐसी घटनाओं के वीडियो नहीं आते, लेकिन इस वीडियो को जानबूझकर जारी किया गया था ताकि क्लियर मैसेज चला जाए कि जिनपिंग ही अब चीन के सर्वे सर्वा हैं,
लेकिन अब चीन में खेल पलट रहा है क्या, यह सवाल खड़ा हो रहा है। और अब तो नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं और जिस दौरे पर गए हैं वहां से चीन को और तकलीफ होनी है। शी जिनपिंग चीन में 15 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज चलता है, जिसके संस्थापक थे माओ। माओ के निधन के बाद कोई भी नेता लगातार तीसरी बार सत्ता तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिनपिंग अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के नियम उन्होंने बदल डाले। जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का प्रमुख और चीन का राष्ट्रपति बनाने के लिए पार्टी का 40 साल पुराना नियम बदल दिया गया। चीन में 1982 में राष्ट्रपति के लिए 10 साल के कार्यकाल का नियम बना था, लेकिन लगातार तीसरी बार शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुन लिया गया और इस पद पर रहने वाला शख्स ही चीन का राष्ट्रपति और चीन की सेना का कमांडर होता है। तीसरी पारी की शुरुआत के साथ ही जिनपिंग ने यह जता दिया था कि वो माओ की तरह आजीवन सत्ता में रहने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में हालात ये हैं कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसी खबरें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। और इधर चीन में शी जिनपिंग को लेकर बवाल मचा है, उधर चीन हर तरफ से घिरता जा रहा है। दलाई लामा ने भी आज चीन को ठोक दिया है। तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने कह दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बत बौद्ध परंपराओं के मुताबिक होगा और इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। इस बयान से चीन तिलमिला गया है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन की मंजूरी लेनी होगी, चीन के रीति रिवाजों का पालन करना होगा। लेकिन अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि चीन के प्रभुत्व का मुद्दा बन गया है। चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली थी। चीन में जिनपिंग अंदर ही अंदर क्या खेल कर रहा है यह किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में वहां का आर्मी चीफ असीम मुनीर क्या खेल कर रहा है, अब उसके बारे में भी बताता हूं। और यह सबको पता चल गया है, पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर नया प्लान बनाने में जुटा हुआ है। असीम मुनीर पाकिस्तान में दूसरा हाफिज सईद तैयार करने लगा है। पहले वाले हाफिज सईद को तो पाकिस्तान ने बंकर में छुपा कर रखा है, लेकिन अब दूसरा हाफिज सईद कौन है उससे मिलवाता हूं। आप ये वीडियो देखिए, इसमें पाकिस्तान का नया हाफिज सईद गली गली घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, नुक्कड़ सभाएं कर रहा है। पाकिस्तान का यह नया हाफिज सईद कोई और नहीं बल्कि पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी है, जो अब पाकिस्तान का नया आतंकी हीरो बन गया है। वो जहां जा रहा है उसके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। एक जमाने में यही हाफिज सईद के साथ होता था। पाकिस्तान की सेना हाफिज सईद को इसी तरीके से नेता टाइप दिखाने का प्रयास करती थी, लोगों के बीच जाता था, आतंकी बनाता था। आज सैफुल्लाह वही काम कर रहा है जो कभी हाफिज सईद करता था। पहलगाम अटैक को अंजाम देने के बाद से ही सैफुल्लाह कसूरी फुल कॉन्फिडेंस में और वो खुद को नया हाफिज सईद माने बैठा है। आतंकी कसूरी का यह कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कसूरी को पहलगाम अटैक के इनाम के तौर पर लश्कर का नया चीफ बनाने का वादा कर दिया है। इसके बाद आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने लश्कर तैयबा में हाफिज सईद की पोजीशन लेना शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी पर भी अब सैफुल्लाह कसूरी का पूरा कंट्रोल बढ़ रहा है। यानी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना ही निपटा दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हाफिज सईद बहुत फायदे का रहा नहीं। सैफुल्लाह ये नया माल लेके आए हैं जो नए तरीके से आतंकी तैयार करता है। सैफुल्लाह कसूरी ने खुद को लश्कर तैयबा में चीफ के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना शुरू भी कर दिया है। वो अब पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल ब्रांड बिल्डिंग शुरू कर चुका है और यह तब हो रहा है जब 2 दिन पहले ही असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर वैसा ही जहर उगला है जैसा पहलगाम अटैक से ठीक पहले उगला था। इसलिए आशंका तो जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर फौज और आतंकवादियों ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी और मुनीर की बॉन्डिंग तो पहलगाम अटैक के दौरान दिखाई दे दी थी। आतंकी कसूरी ने खुद कबूल किया था कि उसे पाकिस्तानी फौज और सरकार का जबरदस्त सपोर्ट है। अब सवाल है कि मुनीर ने कसूरी का ही अगला हाफिज बनना क्यों तय किया। इसकी भी बड़ी सॉलिड वजह है। सैफुल्लाह कसूरी अभी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है, हाफिज सईद का बेहद करीबी है, दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी है। भारत के खिलाफ जहर उगलना हो या कश्मीर में टेरर अटैक करवाने हो, हाफिज सईद के बाद सैफुल्लाह कसूरी का ही नाम आता है। अब आपको सैफुल्लाह कसूरी की क्वालिफिकेशन बताता हूं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का नया हाफिज सईद बनता जा रहा है। पहली क्वालिफिकेशन, हाफिज सईद की तरह सैफुल्लाह कसूरी की भी पाकिस्तानी फौज में ऊपर के लेवल तक बातचीत है। दूसरी क्वालिफिकेशन, हाफिज सईद की तरह सैफुल्लाह कसूरी भी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। तीसरी क्वालिफिकेशन, जैसे हाफिज सईद ने मुंबई अटैक करवाया वैसे ही सैफुल्लाह कसूरी ने पहलगाम अटैक करवाया। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी सरगना बनने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो नरेंद्र मोदी को गाली देना होती है।
नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देना होती है। और इस मामले में भी सैफुल्लाह कसूरी हाफिज सईद से पीछे नहीं। आप एक बार हाफिज सईद और अब ये नया वाला हाफिज सईद सैफुल्लाह, इन दोनों को सुनिए एक साथ कि कैसे पाकिस्तान के दोनों ग्लोबल आतंकवादी नरेंद्र मोदी का खून बहा देने की गीदड़ भभकियां देते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का चीफ बनेगा तो हाफिज सईद क्या करेगा? कहीं हाफिज सईद मर तो नहीं गया है? कहीं हाफिज सईद भी किसी अज्ञात हमलावर का शिकार तो नहीं हो गया है? आखिर हाफिज सईद का करंट स्टेटस क्या है? हाफिज सईद का आतंकी बेटा जो भी कह रहा है कि हाफिज सईद एकदम फिट है, लेकिन सच क्या है वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। ये हाफिज सईद का लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जिसमें हाफिज सईद की हालत देखिए। ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद अपने होशो हवास में नहीं है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद अब 77 साल का हो चुका है और बहुत बीमार है। हालांकि एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने जानबूझकर हाफिज सईद का यह वीडियो जारी किया है ताकि हाफिज सईद को हटाकर सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर की कमान सौंप दी जाए। यह भी हो सकता है कि असीम मुनीर ने दूसरा हाफिज सईद तैयार करके हाफिज को मरने के लिए छोड़ दिया हो, या कुछ दिन में हो सकता है खुद ही निपटा देंगे और कहेंगे कि भाई ये तो मार के चला गया कोई अज्ञात हमलावर, और जो है उसको बना देंगे सैफुल्लाह को नया लश्कर का चीफ। लेकिन आप इसकी हालत देखिए हाफिज सईद की। लड़का इनका कह रहा है वो बेटा कि पप्पा मेरे एकदम ठीक हैं, अब्बा मेरे एकदम ठीक हैं। ये देखिए चेहरा उतरा हुआ है, पता नहीं कुर्ते पे क्या गिरा हुआ है, मुंह से कुछ निकला क्या है, लेकिन हालत तो भाई की खराब है। यानी पाकिस्तान में पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड कसूरी को हाफिज सईद की जगह देने की पूरी तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार कसूरी के फुल सपोर्ट में, खुलेआम उसका समर्थन कर रही है। आपको याद होगा 28 मई को हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल ने पंजाब प्रांत में एक रैली की थी, जिसमें सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तलहा भी मौजूद था। उस रैली में इन दोनों आतंकवादियों के बगल में पाकिस्तान के मंत्री मलिक रशीद और पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठे थे, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। इसके बाद पंजाब असेंबली के स्पीकर ने सैफुल्लाह कसूरी का फुल सपोर्ट किया था और एक तरह से कसूरी को हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बता ही दिया था। सैफुल्लाह कसूरी को मुनीर और शहबाज का तो समर्थन हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के बजाय सैफुल्लाह कसूरी को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाह रहा है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। साल 2017 में हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मिल्ली मुस्लिम लीग। हाफिज सईद ने पार्टी प्रेसिडेंट तलहा के बजाय सैफुल्लाह कसूरी को बनाया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीचों बीच सैफुल्लाह कसूरी ही मौजूद था। अब एक और तस्वीर देखिए, हाफिज सईद की पार्टी के चुनावी कैंपेन को भी सैफुल्लाह ही लीड कर रहा था और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और स्टार कैंपेनर भी था। एक और तस्वीर दिखाता हूं, चुनाव के दौरान कसूरी हाफिज सईद के कहने पर ही एंटी इंडिया गुटों को एकजुट कर रहा था, खालिस्तानी गुटों के साथ मीटिंग किया करता था। तब सैफुल्लाह कसूरी पंजाब प्रांत की कसूरी सीट के चुनाव मैदान में उतरा था, लेकिन वो चुनाव हार गया था और पूरी मिल्ली मुस्लिम पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। लेकिन अभी भी हाफिज सईद की पार्टी का सर्वे सर्वा सैफुल्लाह कसूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने अपने बेटे के बजाय कसूरी को ही पूरी तरह से पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया। यानी पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी अब न सिर्फ हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान की आंखों का तारा भी बन गया है। नरेंद्र मोदी को यह मुर्दा करेगा। इनके खुद का देश चलता नहीं है, औकात के बाहर की चीजें हैं, देश चलाना, ये नरेंद्र मोदी को मारने निकले। आईना भी नहीं लगाते हैं ये लोग, मुझे लगता है। हमारे यहाँ भाई कसूरी मेथी चलता है, तुम्हारा जैसा कसूरी नहीं है, उसको रगड़ के फेंक देते हैं हम लोग। सैफुल्लाह कसूरी हो, हाफिज सईद हो या खुद असीम मुनीर हो, नरेंद्र मोदी सबका हिसाब कर देंगे। और आप ये भी देखिए कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक मुनीर को लंच करवा रहा था, अब वही अमेरिका पहलगाम हमले पर सख्त मैसेज जारी करने को मजबूर हो गया है। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। मीटिंग में जो साझा बयान जारी किया गया उसमें भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उनके मददगारों और फाइनेंसर्स पर भी एक्शन होना चाहिए। क्वाड में सभी सदस्यों ने एक सुर में इस आतंकी हमले की निंदा की। साझा बयान में सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र आया। क्वाड की तरफ से ऐसा स्ट्रांग बयान पाकिस्तान के लिए झटका है, क्योंकि असीम मुनीर को तो यही लगा था कि ट्रंप उससे उसकी बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। वो समझा ही नहीं कि ट्रंप ने उसको यूज करके फेंक दिया, जैसे अमेरिका करता है कई बार ऐसे छोटे मोटे टुच्चे देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब अमेरिका भारत के हमले से पाकिस्तान को बचा लेगा, उसे ऐसा लग रहा था मुनीर को। लेकिन अमेरिका में खेल पलट गया।
ट्रंप भी पलट गए। उनका पाकिस्तान से ईरान वाला मतलब निकल गया तो पाकिस्तान को क्यों पूछेंगे, उसको कोहनी मार दी। हट। आप यह भी देखिए कि कैसे भारत अमेरिका में बैठकर ही आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी क्लास लगा रहा है। अमेरिका में क्वाड मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकी और आतंकवाद से पीड़ितों का एक जैसा नहीं आंकना चाहिए। जयशंकर का यह बयान इशारों में ट्रंप को मैसेज था, जो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने की गलती कर रहे थे। सुनिए अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे ट्रंप की क्लास लगाई। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत को और मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर तो है ही, लेकिन चीन पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, अमेरिका को कैसे उसकी भाषा में जवाब देना है, कैसे ट्रंप को एक्सपोज करना है, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बातें मनवानी है, यह सब कुछ साथ साथ चल रहा है। लेकिन पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा कांवड़ यात्रा के पहले वो चेकिंग कि मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश ओवैसी सब फुल फायर हो गए। कांवड़ यात्रा, पैंट उतारकर चेकिंग और वो ट्विस्ट, वो खुलासा जो हिलाकर रख देगा। कांवड़ यात्रा के रूट में ढाबों में बड़ा गड़बड़ झाला है क्या? नवभारत की वो रिपोर्ट जो पूरा सच बताएगी, अब उसका चैप्टर खोल रहा हूं। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले ही कांवड़ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, जैसे ढाबों या होटलों पर मालिक का असली नाम लिखा होना होगा। इससे भी अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक को दिक्कत है। जब कुछ संगठनों ने ढाबों की चेकिंग की और असली नाम बताने के लिए कहा तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। आरोप लगाए जाने लगे कि ढाबों के कर्मचारियों की पैंट उतारी गई, हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया इसको, जिस पर भयंकर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। ओवैसी कहने लगे कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले। इन सभी ने बिना सच्चाई या जांच हुए ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों से रोजी रोटी छीनी जा रही, जबकि जिस आदमी ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। कांवड़ यात्रा पर हो रहे हंगामे की एक डिटेल आपको बताऊं, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स इस देश में होती है। लेकिन पहले देखिए कि कांवड़ यात्रा के नाम पर किस तरह से यूपी में भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है? होता कौन पूछने वाला? मेरा नाम गोपाल, नाम है मेरा तजम्मुल जी। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहे? दरअसल ये सारा हंगामा मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हुआ, जिस पर ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक पॉलिटिक्स कर रहा है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णव ढाबे पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और वहां के मालिक और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी कि भाई पंडित जी वैष्णव ढाबा लिखा है, दिखाओ किसका ढाबा है, मालिक कौन है। इसी दौरान आरोप लगाया गया कि ढाबे में काम करने वाले एक कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग की। जिस कर्मचारी ने पैंट उतार के चेकिंग करने का आरोप लगाया उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि बॉस क्या ही खेल चल रहा है इस देश में। कांवड़ यात्रा, चेकिंग और पैंट उतारने के आरोप पर राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने तो पैंट उतार के चेक करने की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी बहुत हड़बड़ी में थे। एसटी हसन ने कहा कि इन लोगों में और पहलगाम के आतंकियों में कोई अंतर ही नहीं है। मुजफ्फरनगर में पैंट उतारने वाले भी एक तरह से आतंकी हैं। एक बार जरा एसटी हसन को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस पैंट उतारने की घटना की सच्चाई क्या है और ओवैसी क्या कहते हुए इसमें कूद गए। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया?
एक इकोसिस्टम पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह साबित करने में लगा था कि वहां हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल ही नहीं था, कोई पैंट उतारने की घटना नहीं हुई थी, आतंकी ने धर्म पूछ के नहीं मारा था। यह तो मीडिया माहौल बना रहा है, तब यह कहा जा रहा था। अब इनको चूंकि मामला सेट करना है तो पहलगाम के आतंकियों ने पैंट उतारी थी, ये बात भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां जो हुआ वो उससे पहलगाम अटैक से मिलता है, जबकि यहां पैंट उतारा गया नहीं उतारा गया, क्या सच्चाई है अभी आपको आगे बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी तो मुजफ्फरनगर की घटना के बाद तू तड़ाक की भाषा पर उतरा। ओवैसी ने कहा कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले, आज ढाबों पर नाम चेक कर रहे हैं, कल को ये टीवी स्टूडियो में घुस जाएंगे। एक बार ओवैसी को सुनिए। तू होता कौन पूछने वाला, और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल, उन्हें बोलेगा तो नहीं, आज मैं 9 बजे नहीं देखता, हाँ नहीं मालूम नाम बोल, नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार, क्या है ये, कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। पैंट उतारने वाली घटना का सच तो आगे बताऊंगा, लेकिन मुसलमान को अगर कोई भी चीज हलाल सर्टिफाइड चाहिए तो उसमें दिक्कत नहीं है, उसको पता होनी चाहिए कि हलाल सर्टिफाइड चीज है या नहीं है, ये भाई उसके धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कांवड़ यात्रा कर रहा है वो ये जान भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता कि भाई मैं जहां खाना खा रहा हूं वो पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखा है तो पंडित जी का ढाबा है या नहीं, वहां वैष्णो तरीके से खाना बन रहा है या नहीं, ये वो नहीं पूछ सकता। मुसलमान जरूर पूछ सकता है कि भाई हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं, दिखाओ। क्यों? हिंदू को अपने धर्म के हिसाब से चलने की इजाजत नहीं है। अब आप सोचिए कि यह विवाद जैसे ही सामने आया पुलिस एक्शन में आ गई, कार्रवाई भी कर रही है। अभी पूरा सच भी नहीं पता कि आखिर वहां क्या हुआ था, लेकिन बिना पूरी बात सामने आए राजनीति शुरू हो गई। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था उसकी बातों में बहुत झोल है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये पंडित जी ढाबा पर चेकिंग के दौरान की तस्वीर है। इसमें नीली और सफेद टी शर्ट में जो आदमी दिख रहा है वो खुद को गोपाल बता रहा था। उसी ने आरोप लगाया कि उसकी पैंट उतारी गई थी ये चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन इस वीडियो में कहीं भी उसकी पैंट उतारे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। कोई ऐसा वीडियो अभी तक नहीं आया है जिसमें उसकी पैंट उतारी गई हो, ऐसा दिख रहा हो या उसका प्रयास होता भी दिखा हो। लेकिन बिना सच्चाई जाने ओवैसी ने यूपी सरकार से लेकर कांवड़ यात्रा तक सब पर सवाल उठा दिए। एक बार ओवैसी को सुनिए, फिर इस गोपाल का सच भी आपको बताता हूं। एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं, वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि असदुद्दीन ओवैसी को कितना सच पता है कि वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गोपाल है और उसकी पैंट उतारी गई। हाँ, ये बात सही है, पैंट तो किसी की नहीं उतारी जानी चाहिए, लेकिन पैंट उतारे जाने के सबूत कहां हैं? और जिसको गोपाल बताया जा रहा है वो है कौन असल में, उस पर आता हूं। लेकिन कांवड़ यात्रा पर हो रहे हंगामे से कांग्रेस कैसे दूर रहती? वो भी कूद गई। कांग्रेस ने कहा कि यूपी सरकार साझा संस्कृति और साझी विरासत को खत्म करना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के जरिए नफरत फैलाना ठीक नहीं है। एक बार दिग्विजय सिंह को भी सुनिए। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। अब आपको बताता हूं कि जिस गोपाल नाम के शख्स ने पैंट उतारने का आरोप लगाया, जिसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया कि पैंट उतारी गई थी, उस गोपाल की सच्चाई क्या है। जिस गोपाल के लिए ओवैसी भड़के हुए हैं उसकी सच्चाई सुनिए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर गोपाल नाम के कर्मचारी ने ही आरोप लगाया था कि हिंदू संगठनों ने उसकी चेकिंग के दौरान पैंट उतार दी। सबसे बड़ी बात कि चेकिंग के दौरान इस आदमी ने खुद अपना नाम गोपाल बताया था। इस बात को ध्यान रखिए। और उसके बाद यह तस्वीर देखिए, यह इसी गोपाल नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड है और इसमें इसका नाम तजम्मुल है। यानी जिस आदमी ने अपना नाम गोपाल बताते हुए पैंट उतारने का आरोप लगाया वो दरअसल तजम्मुल निकला। सोचिए कितना बड़ा झोल है। इतना ही नहीं, जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे में ये सारा हंगामा हुआ उसके मालिक का नाम पहले राजकुमार राठौड़ बताया गया, लेकिन असलियत में ढाबे का मालिक सनव्वर खान निकला। गोपाल तजम्मुल निकल रहा है, राजकुमार राठौड़ सनव्वर खान निकल रहा है, और ये कह रहे हैं कि नाम क्यों पूछ लिए। और जो लोग अपना नाम सच नहीं बता पा रहे वो ये बात सच बोल रहे होंगे कि उनका पैंट उतारा गया है। आपको गोपाल यानी तजम्मुल के दो बयान सुनने चाहिए।
जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सुनिए एक बार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अब इन्होंने पैट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ। और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग पेंट वर्क क्यों उतार रहे थे? आपकी पेंट है। अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ क्या नहीं काम बोल करते रहा। थे? आपका नाम क्या है? तजम्मुल तजम्मुल जी। एक बार जोर से बताइए पूरा नाम और पिता का नाम। जी तजम्मुल। अच्छा, आपने वहाँ बाइट में बताया था कि आपका नाम गोपाल है, ऐसा क्यों? उन्होंने रखा था मेरा नाम। किन्होंने रखा था? होटल वालों ने। सुन लिया आपने? गोपाल उर्फ तजम्मुल ने खुद ही अपनी सच्चाई बता दी। कह रहा है कि ढाबे वालों ने ही उसका नाम गोपाल रखा था। ढाबे वाले कुछ भी नाम रख देंगे तो मान जाओगे? नहीं बताओगे कि मैं तजम्मुल हूं? अब आधार कार्ड भी मिल गया। वहां कह रहा था कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, अब दांत चियार रहा है कि फोटो दिखा रहा है आधार कार्ड का। जो आदमी अपना नाम सच्चा नहीं बता रहा, जो आदमी झूठ बोल रहा है कि मेरा आधार कार्ड जो है वो खो गया है, वो पैंट उतारने की बात सही बोल रहा होगा। इसका चेहरा देखिए, इसमें साफ पता चल रहा है। चेहरा देखिए, इसको सब पता था कि ये क्या कर रहा है। अब पकड़ा गया है तो है कर रहा है, और इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना सच बोल रहा होगा। और ये हालात हैं। और जो आदमी इतना दूर से पैदल चल के आ रहा है, कांवड़ लेके आ रहा है, वो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसको कहीं बैठ के खा लेना चाहिए, कुछो मिले खा लेना चाहिए, नाम नहीं पूछना चाहिए। क्यों भाई, क्यों खा लेगा वो? आप निकले कभी कांवड़ यात्रा देखिए आपने कैसे लोग जो है वो किस हालत में, इतनी गर्मी में भी कांवड़ लेके जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कई लोग तो पूरे जमीन में लेटते हुए जाते हैं, शरीर छिल जाता है। आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके लिए अपने भगवान के पास जाने के लिए, वहां पर जल चढ़ाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, तब कर रहा है। और आप कह रहे हैं जो खाना मिले खा लो, तजम्मुल खिलाए, कोई खिलाए, खाओ ना भाई, इससे एकता बनी रहेगी। अरे एकता बनी रहेगी तो तजम्मुल को सिखाओ ना कि अपना नाम सही बताए। जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। पंडित जी वैष्णो ढाबे में मैनेजर का काम करने वाले शख्स ने हंगामे की पूरी कहानी बताई, जिसके मुताबिक ढाबे पर कुछ चेकिंग करने के लिए लोग आए तो थे, लेकिन ना तो किसी की पैंट उतारी गई और ना ही इस तरह की कोई घटना हुई। सुनिए एक बार। बोले बे क्या नाम, तू मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर हूँ और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यही था, फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। बोला अच्छा कहाँ? बोला तू बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खोली, मैं 24 घंटे यही हूँ। और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। सुन लिया आपने? उसी होटल का मैनेजर कह रहा है कि किसी की पैंट नहीं खोली गई। और इस आदमी ने जो सोचिए, इसको सिर्फ मुसलमानों पे अत्याचार का एंगल देने के लिए कह दिया कि मेरी पैंट उतरवाई, और उसके बाद ओवैसी और सब बैठे ही थे। बारे बाप रे बाप, हाथ लग गया माल। मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा अकेला ढाबा नहीं है जहां के मालिक मुसलमान है। इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हापुड़ के पास गढ़ मुक्तेश्वर में कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा है। नाम से यही लगेगा कि शुद्ध शाकाहारी होगा और इसका मालिक हिंदू होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ढाबे के काउंटर पर पेमेंट के लिए रखे हुए क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन किया, होटल के असली मालिक का नाम सामने आया, जो सलमान कुरैशी है। जब इस बारे में होटल के कर्मचारी से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। सुनिए, देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम कान्हा श्याम ढाबे पे मौजूद हैं, जो कान्हा श्याम है गढ़ मुक्तेश्वर से मुरादाबाद जाने वाली मुख्य सड़क पे है। सबसे पहले हम जो है स्कैनर से स्कैन करते हैं और यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से? ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। रेस्टोरेंट का नाम आपने ऊपर आगे बोर्ड हटाया? कान्हा श्याम तो सर काम चल रहा है, आगे देखिए, आगे बोर्ड पे काम चल रहा है। होटल का नाम कान्हा श्याम है, हर जगह लिखा हुआ बोर्ड पे कान्हा श्याम रेस्टोरेंट। कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा है, तो फिर स्कैनर आपने यहाँ रखा हुआ है? ये राशन का स्कैनर है, आप फोन करिए, ये राशन वाला हमारा, फोन करिए। राशन वाले के अकाउंट में क्यों पैसे लिए? राशन के पैसे ऑनलाइन डालते हैं, कैश पैसे हम देना पड़ता है गाड़ी वालों को बस। ये गजब हिसाब है। पहला कोई दुकानदार होगा, ढाबे वाला होगा, जो अपना पेमेंट जो खाना खिला रहा है उसका वो सीधे राशन वाले के अकाउंट में भेज रहा है। बड़ा बढ़िया सिस्टम है।
इसी तरह के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान नाम बताने वाला नियम लागू कर दिया है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। कांवड़ रूट पर खुले में नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक। सभी दुकानदार अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखेंगे। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी। कांवड़ियों से मनमानी कीमत नहीं वसूली जाएगी। पिछले साल भी इसी तरह की गाइडलाइन यूपी सरकार ने जारी की थी, जिसके बाद कई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए सीएम योगी ने फिर से गाइडलाइन जारी कर दी। नाम और पता बताने की गाइडलाइन पर राजनीति करने वालों पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि जो लोग नाम बदलकर ढाबे या होटल चलाने वालों के साथ खड़े हैं, वे हलाला सर्टिफिकेट पर खामोश क्यों हो जाते हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? भाई सीधा सा हिसाब है। आप मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा बताइए, खुल के बताइए कि मैं मुसलमान हूं, मैं ये शाकाहारी भोजनालय चला रहा हूं, आप आओ देखो, मन करता है कोई खाएगा, नहीं करना है नहीं खाएगा, इसमें क्या है। ऐसा बिजनेस करके क्या फायदा जो बाद में आपको जो है किसी के साथ धोखा होगा तो पाप ही ना लगेगा। और जिनको जो कांवड़ यात्रा भी कर रहा है, मैं उनसे भी कहूंगा कि कोई हिंसा मत कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपको लगता है भाई आपकी यात्रा पवित्र रहनी चाहिए, आप ऐसी जगह नहीं खाएंगे जहां कोई डाउट है कि भाई वहां नॉनवेज तो नहीं बना है, आपको नाम पूछना है, आप पूछ लीजिए। आपको डाउट लगता है वहां मत खाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। लगता है कोई झूठ बोल रहा है, पुलिस में कंप्लेन कीजिए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। यात्रा पे निकले हैं, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं उस पाने के लिए, और लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, क्या फायदा फिर इस यात्रा का। उत्तर प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के लिए अब गाइडलाइन बना दी है। ढाबों और होटलों के मालिक नाम बदलकर काम ना करें, जिससे कांवड़ियों को परेशानी ना हो, यह कह दिया गया है। इसके लिए धामी सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक कांवड़ रूट पर खाने पीने की हर दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और आईडी डिस्प्ले करना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा या विवाद नहीं चाहते। सीएम धामी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि भोजन में अशुद्धि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। सुनिए। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यूपी से लेकर उत्तराखंड सरकार तक सब एक्टिव हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। और एक तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके मामले हाथ में इतनी सी भी चीज आ जाए, सही है गलत है नहीं, उनको नहीं देखना। मुसलमान का वोट लेने के काम आ सकती है, उसको भड़काने के काम आ सकती है, तुरंत कूद जाएंगे वो लोग। खैर, अब ये सच देखकर शायद उनका दिल बैठेगा, लेकिन जब दिल की ही बात हो रही है तो आपको बताता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। खड़े खड़े नाचते गाते खेलते खेलते आ जा रहे हार्ट अटैक, कोविड वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं क्या? जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो क्या बता रही है? आपने भी कोविड वैक्सीन लगवाई है, हार्ट अटैक के वीडियो देखकर घबराए हुए हैं, तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिए। पिछले कुछ अरसे से हार्ट अटैक के वीडियो हम सबको डराने लगे। कोई चलते चलते गिर जा रहा है बॉस, उम्र तो मतलब कोई मायने ही नहीं रख रही। कोई लड़का 18-20 साल का है, कोई क्रिकेट खेलते गिर जा रहा है, किसी को नाचते गाते हार्ट अटैक आ जा रहा है, खेलते कूदते हार्ट अटैक। ये देखिए, छक्का मारने के बाद आदमी को हार्ट अटैक आ गया। मतलब कोई भरोसा ही नहीं रह गया भाई जिंदगी का। ठीक है, जिंदगी वैसे ही अनिश्चित होती है, लेकिन एकदम से एक पल में फिट, दूसरे पल में मर गए। और जब भी इस तरह का कोई वीडियो आता है तो लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि कहीं ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड वैक्सीन तो सबने ऑलमोस्ट लगवाई दी है। तो एक ये थ्योरी चलाई जाती है कि भाई कोविड के बाद ये सब ज्यादा बढ़ गया। हार्ट अटैक के जो मामले पिछले काफी वक्त से बढ़े हैं, उनमें कोविड वैक्सीन का कोई रोल है या नहीं, ये चर्चा लगातार होती रही। लेकिन इसका सच क्या है, यह अब तक किसी को नहीं पता था। अब इसी पर एक सबसे बड़ी रिपोर्ट आ गई, जिससे हार्ट अटैक के मामलों पर बड़ा खुलासा हो गया है। इस रिपोर्ट में दिल का असली दुश्मन कौन निकला, क्या कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को ऐसे हार्ट अटैक आ रहे हैं, यह रिपोर्ट, बहुत बड़ी रिपोर्ट,
बहुत बड़ी संस्था की रिपोर्ट क्या बता रही है आज आपको इस चैप्टर में ये बताऊंगा। लेकिन जो हो रहा है ना बॉस, जिस तरह का खतरा दिखने लगा है, हार्ट अटैक पर आई सबसे बड़ी रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है ये आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि अचानक हार्ट अटैक के जो मामले सामने आने शुरू हुए वो आज भी बंद नहीं हुए। आपको कुछ लेटेस्ट वीडियोस दिखाता हूं। पंजाब में पिछले दिनों क्रिकेट खेलते हुए एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना पंजाब के फिरोजपुर की है। 6 मारने के बाद 50 पूरी करने के बाद यह युवक जैसे ही अपने साथी के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक वो पिच के बीचों बीच जमीन पर जाकर बैठ गया। उसके साथी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। वो भी पिच पे बैठ गया। उसको लगा कि थोड़ा थक गया होगा तो इसलिए बैठा है। लेकिन तभी 6 मारने वाला युवक अचानक मुंह के बल गिर पड़ा। आप देखिए, युवक के साथियों ने सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और कोई ऐसा स्वस्थ व्यक्ति ना हो ऐसा नहीं लग रहा, ठीक ठाक है, क्रिकेट खेल रहा है, सब कुछ है। एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा में एक शादी समारोह का है। एक महिला स्टेज पर डांस करते करते अचानक मुंह के बल गिर गई, कोलैप्स कर गई। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। भाई ये देखिए, अचानक से नाचते नाचते एकदम से दिल बैठ गया, खत्म, और मुंह के बल गिर गए। ये देखिए कैसे धीरे धीरे स्लो होती है और धड़। अब जयपुर का एक वीडियो देखिए। 45 साल का एक टीचर अपने बड़े भाई की रिटायरमेंट पार्टी में डांस कर रहा था। डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उनकी मौत हो गई। ये भी देखिए, नाच रहे हैं, धीरे से पहले पीछे की तरफ लुढ़कते हैं और उसके बाद खत्म। इतनी कॉमन होती जा रही हैं ऐसी घटनाएं, और इसलिए अभी आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट क्या बताती है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के ही झुंझुनू की तस्वीर देखिए। एक मामा अपने भांजे की शादी के लिए हो रही भात भरने की रस्म में सिर पर मटका रख के डांस करता दिख रहा है। घूम घूम कर नाच रहे थे मामा जी, तभी अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े और पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। जब भी ऐसे वीडियोस आते हैं, लोग इसे कोविड से जोड़ने लगते हैं। कहते हैं कि भाई कोविड वैक्सीन लगवाने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन आज इसका पूरा सच सामने आ गया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इस देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, और NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन मामलों पर बाकायदा एक स्टडी की और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा कोई संबंध नहीं है। यह स्टडी 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों की अचानक हुई मौत पर बेस्ड है। स्टडी में दावा किया गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बहुत रेयर है। स्टडी में यह भी पता चला कि अचानक हो रही मौतों की दूसरी वजह हो सकती हैं, जिनमें लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हो सकते हैं। यानी अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ कहा गया जो आगे बताऊंगा। लेकिन सीधे सीधे शुरुआती तौर पर कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक का डायरेक्ट सीधा कनेक्शन नहीं है, वो इस रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन पहले देखिए कि इन मामलों में जो टेंशन बढ़ रही है वो अचानक नहीं बढ़ रही। जैसे एक और वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर की यह घटना है, जहां दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हा अचानक बेसुध होकर गिर पड़ता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। शादी के दिन घोड़ी पे बैठे बैठे मर गए। अब चंडीगढ़ से आई तस्वीर देखिए। जयपुर का रहने वाला 21 साल का खिलाड़ी इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियन में रिंग में फाइट कर रहा था, चैंपियनशिप में, और इसी दौरान विरोधी खिलाड़ी के पैर पकड़ने की कोशिश में वो रिंग पर गिर पड़ा। पहले तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, उनको लगा कि भाई कोई टैक्टिक होगी। बाद में पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत ही हो गई। एक और वीडियो देखिए। इंदौर में एक रिटायर्ड फौजी हाथ में तिरंगा पकड़कर योग की क्लास में परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी दौरान वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। पहले तो लोग इसे उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा मानकर ताली बजाने लगते हैं, भाई उनको लगा कि शायद वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद लोगों को लगा कि भाई ये तो उठ ही नहीं रहे, और फिर लोगों को पता चला कि भाई रिटायर्ड फौजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी। सूरत का वीडियो देखिए। वीडियो पिछले महीने का है। एक कारोबारी अपनी दुकान पर बैठा दिख रहा है। उसने पीने के लिए पानी की बोतल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो पानी पी पाता उसे हार्ट अटैक आ गया। आप देखिए, पानी नहीं पी पाया भाई, खत्म, 1 सेकंड में खत्म। पास में बैठे लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या। एक तरफ लटक गया कुर्सी पर। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उस शख्स की सगाई हुई थी। यूपी के बरेली का वीडियो देखिए। एक कारोबारी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर पत्नी के साथ डांस करता नजर आ रहा है। तभी अचानक स्टेज पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के रीवा का वीडियो देखिए। एक शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा नजर आता है, तभी वो कुर्सी से लुढ़क कर जमीन पर गिर जाता है। उसके दोस्त सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। महाराष्ट्र के धाराशिव में कॉलेज इवेंट के दौरान फेयरवेल स्पीच देते हुए एक छात्रा के अचानक हार्ट अटैक आने और उसकी मौत हो जाने का वीडियो देखिए। कोई एज लिमिट नहीं है, कम लोग, कम एज के लोग, बड़े लोग, कोई एक जगह नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर कहीं भी घटना हो रही है। बेंगलुरु का वीडियो देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक पर बोल रहे कांग्रेस के एक नेता की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। भाई साहब बोल रहे हैं और बोलते बोलते देखिए वो किस तरह से गिर जाएंगे। तो ये हालत हो गई और ये रुक नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है वो ये दावा कर रही है कि भाई ये सीधा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोविड वैक्सीन लगवाने से ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कावड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को बागेश्वर बाबा ने क्या जवाब दिया है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बागेश्वर बाबा क्या बोल रहे हैं बताओ।